हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर की। और इसमें हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ की और हंटिंगटन डिजीज़ की। तो देखिए नाम से हमको पता चल रहा है कि न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर। तो देखिए न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होगी, यानी इसमें न्यूरॉन्स जो होंगे ये डिजेनरेट होंगे और इसमें हमको मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो पता चला पार्किंसंस डिजीज़ जो है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी इसमें न्यूरॉन्स डिजेनरेट होंगे और इसके न्यूरॉन्स के डिजेनरेट होने की वजह से हमको मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हुई ये बेसिक। अब देखिए यहाँ पे बुक में क्या बताया गया कि लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इनसफिशिएंसी नाइग्रा पार्स कंपैक्टा डीपिगमेंटेशन इन ए। तो हम जो बताएं वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई कि यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का जो होता है ये लॉस हो जाता है और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा में होता है। तो इस कंपैक्टा या कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और आसान करते हैं। ये देखिए हमने ये है ब्रेन स्टेम बना रखा है और ब्रेन स्टेम का देखिए क्रॉस सेक्शन दिखाया। अब देखिए क्रॉस सेक्शन में यही क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे दिखाया गया ना, देखिए ये हाफ दिखाया गया है, हमने यहाँ पूरा दिखा दिया है, इसमें हाफ दिखाया गया इतना सिर्फ। ठीक है, जो हमारे बुक में दिखाया गया। अभी इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्रेन स्टेम है और हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया। ये जो हिस्सा होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्रस सेरेब्रम। और उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे देखिए हमको ब्लैक ब्लैक देखने को मिलेगा ना, तो ब्लैक और ये देखिए ये दोनों को हम बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। और उसके फिर पीछे देखिए ये टेगमेंटम है और ये टेक्टम है। ठीक है, तो ये टेगमेंटम और ये टेक्टम ये हो गया और सबका अलग अलग काम है। हम यहाँ पे हमको मतलब जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा से है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में देखिए ये हिस्सा जो होता है, जो आगे की तरफ होता है, ये थोड़ा लाइट होता है। इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस। ठीक है, तो पार्स रेटिकुलरिस ये है और ये देखिए ये जो डेंस होता है ना, थोड़ा देखिए डेंस है, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स डेंसा। ठीक है, तो पार्स डेंसा या डेंस है, इस वजह से इसको हम पार्स डेंसा बोलते हैं। तो ये जो पार्स डेंसा होता है ना, ये पार्स डेंसा डोपामिन का सिक्रेशन करता है और हमको पार्किंसंस डिजीज में ना यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका डीजनरेशन देखने को मिलता है। और जब इनका डीजनरेशन देखने को मिलेगा तो हमको डोपामिन का सिक्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कम हो जाएगा। तो हमको मेनली पार्किंसंस डिजीज में यही देखने को मिलता है, डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक, तो ये देखिए डोपामिन कहाँ जाते हैं। हम बेसल गैंग्लियन के टॉपिक में बात करके अच्छे से आए हैं कि ये जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है सब कॉर्टिकल एरिया, तो सब कॉर्टिकल एरिया में हमको मोस्टली क्या फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स क्या होते हैं, व्हाइट मैटर होते हैं और इन्हीं फाइबर के बीच में कहीं कहीं हमको जो है एक साथ सेल बॉडी देखने को मिलती है जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं यही सारे कई न्यूक्लियाई मिलके बेसल गैंग्लियन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए हम यहाँ पे दिखाए थे, ये सारे जो है न्यूक्लियाई मिलके बेसल गैंग्लियन का फॉर्मेशन करते हैं और ये बेसल गैंग्लियन ये फाइन मोटर स्किल में रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन का सिक्रेशन करती है और डोपामिन ये जाके देखिए यहाँ पे हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे पहले दिखा दें, ये देखिए ये हमारा जो है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में ये जो बाहर वाला हिस्सा ना, ये देखिए लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए छोटा सा है, ये देखिए बड़ा किया गया। ये बाहर वाले हिस्से में जिसको हम स्ट्रेटम बोलते हैं, यहाँ पे जाके डोपामिन आके देखिए यहाँ सब्सटेंशिया नाइग्रा से आते हैं और यहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन के यहाँ पे दो रिसेप्टर होते हैं, D1 और D2। ठीक है, और बेसल गैंग्लियन में हम बहुत अच्छे से बात करके हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में लेके चलेंगे। बस क्या करते हैं, D1 और D2 पे डोपामिन जब आता है ना, डोपामिन जब इस पर रिलीज होता है, इस पर अपना एक्शन दिखाता है, तो ये डायरेक्ट पाथवे के भी थ्रू ये मोटर एक्शन को इंक्रीज कराता है और ये इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू भी ना ये मोटर एक्शन को रिलीज कराता है। तो कैसे करता है एक बार हम बता दें। तो देखिए थैलेमस जो होता है ना, ये थैलेमस के अंदर ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है कि हमेशा स्टिमुलेट रहे, हमेशा स्टिमुलेट रहे। लेकिन ये जो ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस है, यहाँ पे गाबामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं और ये गाबा अपना रिलीज कर सकते हैं थैलेमस में। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस यहाँ पे जब गाबा रिलीज करता है तो थैलेमस इनहिबिट रहता है। लेकिन जब डोपामिन आता है ना यहाँ सब्सटेंशिया नाइग्रा से, तो यहाँ पे रिलीज होता है, तो दोनों पाथवे से ना इस ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस को इनहिबिट कर देता है। और जब ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस इनहिबिट हो जाता है तो यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं होता है। इसकी वजह से थैलेमस जो होता है अपना काम करता है और थैलेमस जो है मोटर एक्शन दिखा देता है। ठीक है, तो हमको पता चला कि D1 और D2, देखिए D1 स्टिमुलेटरी होता है रिसेप्टर और D2 जो होता है इनहिबिटरी होता है। लेकिन दोनों पे डोपामिन क्या करता है, दोनों के जरिए यानी दोनों पे वर्क करता है और दोनों से ना मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। और इंक्रीज कैसे कराता है, इनडायरेक्टली ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस को इनहिबिट करता है। अब इनहिबिट कैसे करता है एक बार हम बता दें। तो देखिए मान लो डोपामिन यहाँ पे आया D1 पे, तो D1 को स्टिमुलेट किया। ठीक है, अब जब D1 को स्टिमुलेट किया तो D1 यहाँ पे जब आया है, D1 को स्टिमुलेट किया तो देखिए गाबा मिनर्जिक है, तो अपना गाबा जो सिंथेसिस किया इसको सीक्रेट कर देता है ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस में। इंटरनस में जब गाबा रिलीज हो गया तो अब क्या हुआ, गाबा यहाँ आके इसको इनहिबिट कर दिया ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस को। तो जब इनहिबिट हुआ तो इस वजह से देखिए ये जो है थैलेमस में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, यानी अब इनहिबिट हो गया, यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं करेगा, इसकी वजह से थैलेमस से यहाँ पे मोटर स्टिमुलाई जनरेट होगी। तो देखिए ये डायरेक्ट पाथवे से ऐसे हुआ। इनडायरेक्ट से क्या होता है कि इनडायरेक्ट में D2 पे वर्क करता है और D2 जो होता है ये इनहिबिटरी होता है। तो यहाँ पे डोपामिन आया और वर्क किया और यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन दिखाया। तो यहाँ पे जब इनहिबिटरी एक्शन दिखाया तो क्या हुआ कि
ये स्ट्रेटम अब गाबा जो इसको सीक्रेट करना था ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्नस में, ये सीक्रेट नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब इनहिबिटरी एक्शन दिखाया तो यहाँ पे गाबा का सिंथेसिस नहीं हुआ, तो जो गाबा का सिंथेसिस यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ सिक्रेशन नहीं हुआ, और जब यहाँ पे गाबा का सिक्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्नस, तो ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्नस को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से गाबा रिलीज नहीं हुआ। जब गाबा यहाँ रिलीज नहीं हुआ तो ये इनहिबिट नहीं हुआ, यानी स्टिमुलेट रहेगा, और जब स्टिमुलेट रहेगा तो यहाँ पे ये गाबा का सिंथेसिस करेगा और ये गाबा को रिलीज करा देगा सब्सटेंशिया नाइग्रा में। ठीक है, अब देखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा में चला गया गाबा। अब गाबा जब यहाँ गया तो गाबा इनहिबिटरी है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा को ये इनहिबिट कर देगा, और सब्सटेंशिया नाइग्रा ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता था नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब ये ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्नस यहाँ पे गाबा रिलीज कर दिया तो गाबा रिलीज करने की वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा इनहिबिट हो गया। अब इनहिबिट हो गया तो अब ये ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस पे स्टिमुलेटरी एक्शन नहीं देगा, और जब यहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन नहीं गया तो ये ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस ये इनहिबिट ही रहेगा, स्टिमुलेट नहीं होगा। इस वजह से थैलेमस में कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करेगा, यानी गाबा नहीं रिलीज करेगा। तो पता चला कि यहाँ पे इनडायरेक्ट पाथवे से भी ये इनहिबिट रहता है और डायरेक्ट पाथवे से भी ये इनहिबिट रहता है, और जब ये इनहिबिट रहता है तो यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं हुआ, जब गाबा रिलीज नहीं हुआ तो ये जो है थैलेमस अपना एक्शन दिखाता है, स्टिमुलेटरी एक्शन, और मोटर कॉर्टेक्स से ये हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो नॉर्मल ऐसा होता है। ठीक है, तो पता चला डोपामीन आता है, ये मूवमेंट को फैसिलिटेट कराता है दोनों पाथवे से, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी। लेकिन अब हम पहले बता दिए कि यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा में हमको परेशानी देखने को मिलती है, इस वजह से डोपामीन का सिंथेसिस नहीं होता है, और जब डोपामीन की सिंथेसिस यहाँ से नहीं होगी तो यहाँ पे इसका स्ट्रेटम में इसका रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया ट्रैप सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से बताएं, लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कम्पेक्टा। तो पार्स कम्पेक्टा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं ये लॉस हो जाते हैं, और यहाँ पे देखिए डीपिगमेंटेशन इन ए। तो देखिए इसी को यहाँ पे जो हम दिखाए थे, यहाँ पे देखिए दिखाया गया डीपिगमेंटेशन, ये देखिए नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल ये आधा हिस्सा दिखाया गया है, तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ये जो है हमारा क्रस सेरिब्राई है, और ये देखिए ये हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के आगे वाला हिस्सा देखिए, इसको हम बोलते हैं टिगमेंटम, और उसके आगे वाला टेक्टम। ठीक है, और यहाँ बीच में देखिए हमने भी बना रखा था, ये भी देखिए यहाँ पे है, ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है। तो ये यहाँ पे आधा हिस्सा बनाया गया, हमने पूरा क्रॉस सेक्शन दे दिया था। और यहाँ पे देखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा को देखिए यहाँ पे ब्लैक दिखाया गया था, डार्क था। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब देखिए पार्किंसंस डिजीज हुई तो यहाँ पे न्यूरॉन लॉस हो गए, इस वजह से ये देखिए यहाँ पे ये डीपिगमेंटेशन हमको देखने को मिला। तो ये हो गया हमारा पार्किंसंस डिजीज का बेसिक। अब हमको सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो देखिए सिम्टम टिपिकली मैनिफेस्ट आफ्टर एज 60। तो 60 साल के बाद इसके सिम्टम को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम जो होते हैं जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं, ओल्ड एज में हमको देखने को मिलते हैं ये। और यहाँ पे हमको बॉडी ट्रैप, यानी बॉडी में हमको ट्रिमर वगैरह देखने को मिलेगा, ट्रैप से हम याद भी रखेंगे। और यहाँ पे बताएं ये जो इसका सिम्टम है, देखिए ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेजिया, पोस्टल इंस्टेबिलिटी। तो देखिए ट्रैप से ही हमारा सारा ये कंप्लीट हो रहा है। एक बार हम इसको बता दें तो देखिए ट्रिमर जो हमको देखने को मिलेगा, पिन रोलिंग ट्रिमर देखने को मिलेगा एट रेस्ट। तो रेस्ट की कंडीशन में हमको ट्रिमर देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज में हमको रेस्ट की कंडीशन में ट्रिमर देखने को मिलेगा। और ये ट्रिमर जो होता है इंटेंशनल ट्रिमर नहीं होगा, यानी जब हम काम करने जाते हैं ना उस टाइम पे जो ट्रिमर होता है वो पार्किंसंस डिजीज का नहीं होता है, बल्कि रेस्ट में आदमी बैठा है ना उस कंडीशन में भी ट्रिमर देखने को मिलेगा। और ट्रिमर ऐसा होगा ना कि पिन रोलिंग ट्रिमर, जैसे ऐसे अंगुली हिलती रहेगी, पैसा गिनते हो जैसे अंगुली हिलती है ना कि 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे जो करते हैं उस तरह की अंगुली हिलेगी, इसी को बोलते हैं पिन रोलिंग ट्रिमर एट रेस्ट। तो ये होता है हमारा पार्किंसंस डिजीज का क्लासिकल फाइंडिंग। पार्किंसन डिजीज में हमको ट्रिमर जो देखने को मिलेगा ये पिन रोलिंग ट्रिमर एट रेस्ट देखने को मिलेगा। और ये देखिए रिजिडिटी हमको देखने को मिलेगी। ठीक, तो रिजिडिटी हमको दो टाइप की देखने को मिलेगी, एक कॉग व्हील रिजिडिटी और दूसरी लेड पाइप रिजिडिटी। ये कॉग व्हील रिजिडिटी होती है 80% देखने को मिलती है, और ये लेड पाइप रिजिडिटी जो होती है ये 20% देखने को मिलती है। और दूसरी चीज बताएं कि ये कॉग व्हील रिजिडिटी होती है ना, इसमें हमको ट्रिमर और रिजिडिटी एक साथ देखने को मिलता है, और ये रिस्ट जॉइंट पे देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रिमर और रिजिडिटी एक साथ देखने को मिलेगी कॉग व्हील में, ये हमको रिस्ट जॉइंट पे देखने को मिलता है। जबकि लेड पाइप जो होती है सिर्फ 20% में देखने को मिलती है, लेकिन ये एल्बो जॉइंट पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमको मोस्टली कॉग व्हील रिजिडिटी देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर एकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया हमको देखने को मिलेगा। एकाइनेसिया यानी मूवमेंट जो होगा हमारा स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मूवमेंट को फैसिलिटेट करने वाले डोपामिन जो है ये हमारे बेसल गैंग्लियन में रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो हमको एकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलेगा। तो देखिए शफलिंग गेट या स्मॉल हैंड राइटिंग देखने को मिलेगा। तो शफलिंग गेट क्या होता है कि मतलब जब पेशेंट चलेगा ना तो बिल्कुल इसे सिकुड़ के चलना चाहेगा, तो इसे सिकुड़ के चलेगा, शफलिंग गेट इसी को बोलते हैं। और स्मॉल हैंड राइटिंग यानी हैंड राइटिंग जो होगी ना बहुत छोटी, आप उससे कुछ बोलोगे लिखने का ना, मान लो उसको बड़ा बड़ा मान लो लिखना है, जैसे पार्किंसंस ही लिखना है। ठीक है, पार्किंसंस हम लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं पार्किंसंस। ठीक है, हम इतना बड़ा लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्किंसंस डिजीज वाले को बोलोगे यही पार्किंसंस लिखने को, तो उसको बोलो कि बड़ा बड़ा लिखना है, तो शुरू तो बड़ा से करेगा पार्किंसन, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे 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 करके ना धीरे धीरे एकदम छोटा हो जाएगा ऐसे करके। देखिए तो इसको बोलते हैं
स्मॉल हैंड राइटिंग या इसी को बोलते हैं माइक्रोग्राफिया, यानी वो लिखेगा छोटा लेकिन आप जब उसको बड़ा बोलोगे तो धीरे धीरे उसकी राइटिंग छोटी हो जाएगी। ये होती है हमारी स्मॉल हैंड राइटिंग जिसको माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। और उसके बाद फिर देखिए पोस्टल इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। तो पोस्टल इंस्टेबिलिटी टेंडेंसी टू फॉल, यानी वो पोस्टर अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा और गिरने का चांस बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमको 4 चीजें मेनली देखने को मिलती है ट्रैप, ठीक। और बहुत सारी जगह TRAP भी रहता है। तो डबल S यहाँ पे यही शफलिंग गेट और जो है ना ये स्मॉल हैंड राइटिंग इसी को किया जाता है। तो यहाँ पे एक एनआईसी में ही इसको इंक्लूड कर दिया गया तो हमारे लिए आसान हो गया। और इसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे जो सिम्टम होते हैं ना, ये सिम्टम एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं। सिम्टम देखिए सबसे पहले ना पार्किंसन डिजीज का सिम्टम हमको, ये जो मेन सिम्टम है ट्रैप वाला, ये देखने से पहले ना हमको लगभग 5 से 10 साल पहले, यानी पहले हमको ये देखने को मिलेगा REM डिसऑर्डर और ANS सिम्टम जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। और इसके 5 से 10 साल बाद हमको ये ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, ये तीनों देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसको आदमी जो है डिनाई कर देता है, इसको नोटिस नहीं करता है, लेकिन ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमको 5 से 10 साल बाद ये ट्रिमर, रिजिडिटी और एकाइनेसिया देखने को मिलती है। उसके 5 से 10 साल के बाद कहीं जाके हमको पीगा देखने को मिलता है। पीगा क्या होता है कि पोस्टल इंस्टेबिलिटी और गेट एबनॉर्मलिटीज, ये जो हम बात किए देखिए पोस्टल इंस्टेबिलिटी और गेट एकाइनेसिया, शफलिंग गेट वगैरह, तो ये हमको और बाद में जाके देखने को मिलता है। तो पहले हमको REM डिसऑर्डर और ANS सिम्टम देखने को मिलेगा, 5 से 10 साल बाद हमको TRA देखने को मिलेगा, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, और फिर 5 से 10 साल बाद हमको पीगा देखने को मिलेगा, पोस्टल इंस्टेबिलिटी और गेट एबनॉर्मलिटीज। और फिर लास्ट में कहीं जाके डिमेंशिया देखने को मिलता है। तो देखिए डिमेंशिया बहुत ही लेट फाइंडिंग होती है। तो ये हम यहाँ पे जो हमारे सिम्टम है इसको हमने टाइम फ्रेम में भी पुट कर दिया कि कैसे कब देखने को मिलता है। और देखिए डिमेंशिया इज यूजुअली लेट फाइंडिंग, डिमेंशिया जो होती है ये लेट फाइंडिंग होती है। देखिए हमें आता है कि सबसे लास्ट में हमको डिमेंशिया देखने को मिलता है। और उसका फिर यहाँ पे बात किया गया कि अफेक्टेड न्यूरॉन्स कंटेन लेवी बॉडीज। तो जो अफेक्टेड न्यूरॉन्स होंगे ना सब्सटेंशिया नाइग्रा के, ये यहाँ पे हमको लेवी बॉडीज देखने को मिलेंगे। अब ये लेवी बॉडीज क्या होते हैं, तो देखिए इंट्रासेलुलर या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, दोनों ये बात एक ही हुई, इंट्रासेलुलर बोलो या तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बोलो। तो इंट्रासेलुलर इस्नोफिलिक इंक्लूजन्स कंपोज्ड ऑफ अल्फा सिनिक्लिन, तो इंट्रासेलुलर इस्नोफिलिक इंक्लूजन हमको देखने को मिलेंगे और ये अल्फा सिन्यूक्लिन के बने होंगे। तो अल्फा सिन्यूक्लिन के बने रहते हैं। और इसको हम याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पे जो हमको इस्नोफिलिक इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं ये अल्फा सिन्यूक्लिन के होते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे थिंक पार्किंसन्यूक्लिन। तो देखिए पार्किंसन्यूक्लिन जब हम याद रखेंगे तो याद रखेगा कि पार्किंसंस में हमको सिन्यूक्लिन के इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो इस्नोफिलिक हमको देखने को मिलेंगे डिफेक्टिव न्यूरॉन्स के अंदर, ये अल्फा सिन्यूक्लिन। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद हम यहाँ पे पार्किंसंस के क्लासिफिकेशन करें। देखिए हम यहाँ पे भी एक चीज़ बता के आए थे कि जब कोगविल रिजिडिटी होती है 80 और 20% देखने को मिलती है। तो ये 80 और 20 वाला रोल ना पार्किंसन में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। और देखिए पार्किंसन सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है। तो जितने भी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है इसमें सबसे मोस्ट कॉमन हमारा अल्जाइमर डिजीज़ है और सेकंड पे हमारा पार्किंसन डिजीज़ है, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन हुआ। और इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देखिए 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो हम बात करके आए ये है, और सेकेंडरी जैसे विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है, विपल्स डिजीज में, या इसी तरीके से ड्रग इंड्यूस्ड में देखने को मिलता है। तो ड्रग में जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग का है, ठीक है। तो ये होता है। और प्राइमरी इडियोपैथिक होता है और एटिपिकल पार्किंसंस होता है। इडियोपैथिक 80% होता है और एटिपिकल 20% होता है। और फिर ट्रिमर प्रीडोमिनेंट की हम बात करें जिसमें हमको ट्रिमर प्रीडोमिनेंट देखने को मिलता है, 80% देखने को मिलता है। और एकाइनेटिक रिजिड सिंड्रोम ये 20% में देखने को मिलता है। तो देखिए 80-20 का रूल इसमें बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। और हम जो अभी तक मोस्टली बात किया है ये ट्रिमर प्रीडोमिनेंट की बात किए हैं, ठीक। तो ये चीज़ हुई, यही मोस्ट कॉमन होता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं अब इसके डायग्नोसिस की। तो मोस्टली इसकी फाइंडिंग क्लिनिकल फाइंडिंग होती है। ये पिन रोलिंग ट्रिमर जो है एट्रेस्ट पे, ये बहुत ही क्लिनिकल फाइंडिंग है और क्लिनिकल फाइंडिंग हम मोस्टली इसकी करते हैं। और अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे कि यहाँ पे डोपामीन की कमी हो जाती है, ठीक है। डोपामीन की कमी होगी, देखिए यहाँ पे डोपामीन की कमी हुई तो इसी डोपामीन की कमी को हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो डोपामीन की कमी हम पूरा करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम देते हैं एल डोपा, ठीक है। एल डोपा हम देते हैं। और एल डोपा क्या होता है कि ये एल डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, ठीक है। ये डोपामीन में कन्वर्ट होता है, यानी डोपामीन का ये प्रिकर्सर होता है। तो लियोडोपा हम देते हैं और इससे हम चाहते हैं कि डोपामीन की कमी पूरी हो जाए। लेकिन इसमें हमको एक परेशानी क्या आती है कि ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में ना डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस लिवोडोपा को कन्वर्ट कर देते हैं डोपामीन में पेरिफेरल सर्कुलेशन में ही। हालांकि हमको पेरिफेरल सर्कुलेशन में डोपामीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन में जब डोपामीन ज़्यादा हो जाएगा तो ये नॉजिया और वोमिटिंग को इंक्रीज करा देता है। और हम डोपामीन डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते हैं, क्योंकि डोपामीन जो होता है ये पोलर होता है और डोपामीन ये जो है हमारे सर्कुलेशन से ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकता। इस वजह से हम डोपामीन नहीं देते हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस करता। और डोपामीन जो है अगर ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में ज़्यादा हो गया तो ये नॉजिया और वोमिटिंग कॉज कराएगा। इस वजह से हम एल डोपा देते हैं। लेकिन एल डोपा भी यहाँ पे डोपा डिकार्बोक्सिलेज के जरिए पेरिफेरल सर्कुलेशन में ही ये डोपामीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे
कार्बिडोपा एक ड्रग होती है, ये कार्बिडोपा दे देते हैं जो कि इस डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देती है। और ये कार्बिडोपा की अच्छी बात क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकती है, और जब ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकती तो ये सीएनएस के अंदर नहीं जाएगी, तो सीएनएस के अंदर सिर्फ हमारी एल डोपा जाएगी और बाहर ये कार्बिडोपा रहेगी, और ये कार्बिडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट की रहेगी, जिसकी वजह से ये एल डोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में। और जब यहाँ बाहर बचा रहा एक तरह से गार्ड का काम करती है, बाहर बचा जब ये सीएनएस में चला गया तो सीएनएस में अब यहाँ पे ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डोपामीन में सीएनएस में अंदर ब्लड ब्रेन में क्रॉस करने के बाद कन्वर्ट हुआ तो हमारी जो डोपामीन की कमी थी, ये डोपामीन की कमी दूर हो जाएगी और हमको इससे फायदा मिलता है। तो ये होता है हमारा ट्रीटमेंट कि यहाँ पे हम एल डोपा देते हैं, लेकिन एल डोपा के साथ साथ हम कार्बिडोपा भी देते हैं ताकि हमारा पेरिफेरल कन्वर्जन इसका रुक जाए, और ये इनहिबिट करता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज को। तो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट, और हमने सब बात कर ली। क्लिनिकल डायग्नोसिस इसकी होती है, और एमआरआई पे हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि फिश टेल साइन नॉर्मली प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसमें एब्सेंट होती है पार्किंसन डिजीज में, और नॉर्मली फिश टेल साइन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होगी। तो ये चीज़ हुई। अब हम बात करेंगे हंटिंगटन डिजीज़ की।